हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 स्वतंत्रता और उसके पश्चात भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो उसके एक दिन पहले ही भारत से पाकिस्तान अलग होने की मांग की। उसके लिए मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पढ़े। माउंटबेटन योजना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। भारत स्वातंत्र्य कानून 1947 के बारे में पढ़े। देश भर में स्वतंत्रता का आनंद, उसके बारे में हम लोग पढ़े। कैसे खुशी मनाए लोग देश जब स्वतंत्र हुआ। देशी राज्यों की हलचल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देशी राज्यों का विलीनीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। आगे दूसरे भाग में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जनता ने क्रांति की। रतुभाई अदाड़ी तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर आरजी हुकूमत की स्थापना की। सरदार पटेल ने जूनागढ़ में लोकमत लिवाया और जूनागढ़ भारत संघ के साथ मिल गया। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और अंत में उसे भी भारत संघ में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान ने ईस्वी सन 1948 में कश्मीर पर हमला किया। उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह ने विधि पूर्वक भारत संघ के साथ जोड़ दिया। भौगोलिक दृष्टि से ये तीनों राज्यों का भारत संघ के साथ जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण था। भाग 1 में मैं पढ़ाई थी कि देशी राज्यों का विलीनीकरण करने के लिए भारत में 562 देशी राज्य थे, जिसको भारत के साथ जोड़ने के बाद ही भारत एक संघ राज्य बनता। और ये महत्वपूर्ण कार्य तुरंत उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव श्री वीपी मेनन ने पूरा किया था। उन्होंने देश के राजाओं के अंदर देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम की भावना जगाई और व्यवहारिक बुद्धि से 559 देशी राज्यों का भारत में विलीनीकरण कर दिया, यानी भारत में मिला दिए। और सबसे पहले जुड़ने वाले भावनगर के राजा महाराजा कृष्ण कुमार जी थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन तीनों राज्यों का जुड़ना बाकी था। उसके बारे में यही हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 2 में। जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ जनता ने क्रांति की, आंदोलन छेड़ा। रतुभाई अदाड़ी तथा अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर आरजी हुकूमत की स्थापना की गई। सरदार पटेल ने जूनागढ़ में लोकमत लिवाया और जूनागढ़ भारत संघ के साथ मिल गया। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और अंत में उसे भी भारत संघ में मिला लिया गया। पाकिस्तान ने ईस्वी सन 1948 में कश्मीर पर हमला किया, आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह ने विधि पूर्वक भारत संघ के साथ जोड़ दिया। भौगोलिक दृष्टि से ये तीनों राज्यों का भारत संघ के साथ जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे पढ़ते हैं। देशी राज्यों के राजा अपने लोगों को उत्तरदायी यानी जिम्मेदार सरकार देना चाहते थे। यह निश्चित रूप में विश्वास था कि भारत सरकार उत्तरदायी सरकार होगी। दूसरी बात यह भी थी कि उस समय में शिक्षा की मात्रा सामान्यतः बढ़ी थी। लोग स्वतंत्रता का अर्थ समझने के लिए प्रयत्नशील थे। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता था। इससे राजागढ़ अपने लोगों के अनुभवों के आधार पर वे निश्चित कर सके कि भारत संघ के साथ जुड़ने से प्रजा का विकास निश्चित रूप से होगा। यहाँ कह रहे हैं कि देशी राज्यों के जो राजा थे वो अपने लोगों को एक जिम्मेदार योग्य सरकार देना चाहते थे और यह भी निश्चित रूप से उनको विश्वास था कि भारत सरकार जिम्मेदार सरकार होगी। और दूसरी बात यह भी थी कि उस समय शिक्षा की प्रमाण में बढ़ोतरी हो रही थी। लोग स्वतंत्रता का, आज़ादी का अर्थ समझने के लिए उत्सुक थे, प्रयत्नशील थे। हर एक व्यक्ति आज़ाद होना चाहता था। इससे राजागढ़, राजा के जो समूह थे, अपने लोगों के अनुभवों के आधार पर, जानकारी के आधार पर वे निश्चित कर सके कि भारत संघ के साथ जुड़ने में प्रजा का विकास निश्चित रूप से होगा। आगे, इस मामले में राजाओं की देशभक्ति की निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि अपने लिए थोड़ी सी आवश्यक संपत्ति रखकर शेष सभी राज्य भारत संघ को सौंप देना बहुत बड़ी बात है। इस तरह देश के सभी देशी राज्य विलीनीकरण के लिए तैयार हुए। वह भारत के ही नहीं परंतु विश्व के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। यहाँ कह रहे हैं कि
जो राजा थे, राजा के समूह अपने लोगों के अनुभवों के जानकारी के आधार पर वे निश्चित कर सके कि भारत संघ के साथ जुड़ने में प्रजा का विकास प्रगति निश्चित रूप से होगा। इस मामले में राजाओं की देशभक्ति की एक निश्चित रूप से बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो राजा थे भारत के अपने लिए थोड़ी सी आवश्यक संपत्ति यानी खजाना रखकर शेष सभी राज्य भारत संघ को सौंप देना बहुत बड़ी बात है। इस तरह देश के सभी देशी राज्य भारत में समाहित होने के लिए तैयार हो गए, मिलने के लिए तैयार हो गए। वह भारत के ही नहीं परंतु विश्व के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। अपूर्व का मतलब इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। आगे, विलीनीकरण की प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करने वाले बीपी मेनन के योगदान सदा याद रहेंगे। समग्र भारत की इस तरह हुई एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगा कि यह सरदार पटेल की अप्रतिम महान सेवा थी। यहाँ पे बताया गया कि विलीनीकरण की प्रक्रिया में यानी कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके बताए अनुसार कार्य करने वाले वीपी मेनन के योगदान यानी सहयोग हमेशा याद रहेंगे। समग्र यानी पूरे भारत की इस तरह हुई एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगा, यानी अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। यह सरदार पटेल की अप्रतिम यानी बेजोड़ महान सेवा थी। आगे पढ़ेंगे। गांधी जी की हत्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी भारत को स्वतंत्र हुए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और पूरा देश गहरे शोक में डूब गया। भारत के विभाजन के संदर्भ में कुछ क्षेत्रों में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांधी जी उपवास पर उतरे। उपवास करने का मतलब होता है कुछ खाना पीना नहीं, खाना पीना छोड़ देना। लोगों से शांति रखने की अपील की। इस दौरान 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी बिरला हाउस में सायंकाल यानी शाम के समय की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या के बारे में यहाँ बताया गया है कि अभी भारत को आज़ाद हुए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और पूरा देश गहरे शोक में यानी दुख में डूब गया। भारत के बंटवारे के विषय में कुछ क्षेत्रों में बहुत ही भीषण सांप्रदायिक यानी जात पात को लेकर, धर्म को लेकर दंगे भड़क उठे थे। इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांधी जी खाना पीना छोड़ दिए, उपवास पर उतरे, अनशन करने लगे, लोगों से शांति रखने की प्रार्थना की। अपील का मतलब होता है प्रार्थना करना। इस समय 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी बिरला हाउस में जब शाम के समय प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। आगे पढ़ेंगे। उसी समय शोकग्रस्त भारत देश ने आकाशवाणी से जवाहरलाल नेहरू का शोक संदेश सुना। दोस्तों, साथियों, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई और अब चारों तरफ अंधकार है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं हैं। समग्र राष्ट्र स्तब्ध रह गया। गांधी जी भारत के सभी वर्ग के लोगों के बीच एकता में विश्वास रखते थे और उसके लिए ही उन्होंने अमूल्य जीवन का बलिदान दे दिया। दिल्ली में बापू की भव्य यानी बहुत विशाल श्मशान यानी शव यात्रा निकली। लाखों लोग अश्रु भरी आंखों से उसमें शामिल हुए। यहाँ कह रहे हैं कि 1948 के दिन जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, उसी शाम शोकग्रस्त यानी शोक से भरा हुआ भारत देश ने आकाशवाणी से जवाहरलाल नेहरू का शोक संदेश, दुख भरा खबर सुना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, दोस्तों, साथियों, हमारे जीवन की रोशनी प्रकाश बुझ गई यानी समाप्त हो गई और अब चारों तरफ अंधकार है, अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे। यह सुनकर पूरे राष्ट्र में पूरे देश स्तब्ध रह गया, सन्न रह गया। गांधी जी भारत के सभी वर्ग के लोगों के बीच एकता में यकीन करते थे और उनके लिए ही उन्होंने अपने अमूल्य जीवन का, कीमती जीवन का बलिदान दे दिया। दिल्ली में
बापू की भव्य यानी बहुत बड़े शव यात्रा निकाली गई। लाखों लोग उस यात्रा में शामिल हुए, आंखों में आंसू लिए। आगे पढ़ेंगे। निराश्रितों का पुनर्वास। निराश्रितों यानी जो जिनका घर छीन गया है, उनका आश्रय छीन गया है, ऐसे लोगों को फिर से बसाना। पुनर्वास का मतलब होता है बसाना। इसके बारे में पढ़ेंगे। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके बसने और रोजगार के विकट उत्तरदायित्व को भी भारत ने अत्यंत कुशलतापूर्वक यानी योग्यता के साथ निभाया। सभी लोगों को यथासंभव यानी जितना हो सके अधिक सुविधाएं दी गई। विशाल शरणार्थी शिविर खोले गए। शरणार्थी यानी शरण में आने वाले लोगों के लिए शिविर यानी कैंप खोले गए। उन्हें मात्र भोजन और आवास ही नहीं बल्कि प्रेम और सहानुभूति अर्थात हमदर्दी की भी आवश्यकता थी। लोगों और संस्थाओं ने सहयोग दिए। इस तरह सभी निराश्रित यानी जिनके घर छिन गए थे, जिनके पास कोई आश्रय नहीं था, रहने का जगह नहीं था, ऐसे सभी लोगों के साथ मिल गए। उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। निराश्रितों का पुनर्वास के बारे में यहाँ बताया गया है कि लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। उनको बसाने और रोजगार के कठिन उत्तरदायित्व को भी भारत ने बहुत ही अच्छी तरह से कुशलतापूर्वक योग्यता के साथ पूरा किया। सभी लोगों को जितना हो सके अधिक से अधिक सुविधाएं दी गई। बहुत बड़े शरणार्थी जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, ऐसे लोगों के लिए शिविर कैंप खोले गए। उन्हें केवल भोजन और घर ही नहीं बल्कि प्रेम और हमदर्दी की भी ज़रूरत थी। लोगों और संस्थाओं ने सहयोग दिए। इस तरह सभी निराश्रित जिनके पास कोई आश्रय नहीं था, निराश्रित थे, ऐसे सभी लोग एक साथ मिल गए। उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, आरंभ की। आगे पढ़ेंगे। भारत का संविधान और उसका अमल। भारत का संविधान यानी भारत के कानून और उसको लागू करना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1946 में संविधान सभा की रचना की गई थी। उसका कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण करना था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया दिसंबर 1949 तक चली। उस समय के दौरान उसके प्रत्येक मसौदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं हुई। उसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 165 दिन बैठक हुई। अलग अलग समितियों तथा उप समितियों ने मसौदे को सुधारने तथा ठीक करने का कार्य किया। लगभग 300 भारतीयों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। संविधान सभा की बैठकें दिल्ली में आयोजित होती थी, फिर भी उसके सदस्य समग्र भारत में फैले थे। यहाँ पे भारत का संविधान और उसके अमल के बारे में बताया गया है कि ईस्वी सन 1946 में संविधान सभा की रचना की गई थी। उसका कार्य आज़ाद भारत के लिए संविधान की रचना करना था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया दिसंबर 1949 तक चली। उस समय के दौरान प्रत्येक मसौदे पर यानी प्रारूप पर लेख के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। उसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 165 दिन बैठकें चली। लोग बैठे, बातें किए उस पर। अलग अलग समितियों तथा उप समितियों ने मसौदे को सुधारने तथा ठीक करने का काम किया। लगभग 300 भारतीयों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। संविधान सभा की बैठकें दिल्ली में आयोजित होती थी, फिर भी उसके सदस्य पूरे भारत में फैले हुए थे। आगे पढ़ते हैं। संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान तैयार होने पर संविधान सभा ने उसे पारित किया। 26 जनवरी 1950 के दिन से उसे लागू किया गया। उस दिन से देश की सत्ता जनता के हाथ में आई, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चुना गया था, नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, उनका चुनाव हुआ। संविधान यानी कानून जब तैयार हुआ तो तैयार होने पर संविधान सभा ने उसे पास किया। 26 जनवरी 1950 के दिन से
उसे लागू किया गया, अमल में लाया गया। उस दिन से देश की सत्ता यानी शासन जनता के हाथ में आई, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों दिन हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों दिन हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, उत्सव हैं। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निवृत्त होकर स्वदेश चले जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। यहाँ कह रहे हैं कि अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन जब सेवानिवृत्त हो गए, अपने कार्य से मुक्त हुए, तो वे अपने देश चले गए। उनके जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। संविधान लागू होने के बाद, कानून लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग ध्यान से सुनेंगे, तब समझ में आएगा आप लोग को अच्छी तरह से। अपना लेसन पूरा करते रहिए। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।